I have rolled this chalk over my desk. Why it stopped? क्यों रुका ये? मैंने कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाया इसको रोकने के लिए. Why it stopped? It stopped because of friction. तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन. गुड मॉर्निंग डियर लिसनर्स, आई एम नेहा सैनी. वेलकम टू माय चैनल साइंस इज इंटरेस्टिंग. आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक फ्रिक्शन. फिजिक्स का टॉपिक है और वी विल स्टडी दिस टॉपिक यूजिंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज. आई विल गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशंस. सम ऑफ द एक्टिविटीज आई विल ऐड इन दिस वीडियो सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड. समझ सको आप इसको, अपने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में आप इसको यूज कर सको. व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड? मीन्स कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको आप समझ रहे हो, यू आर रिलेटिंग इट विद योर वर्ड. Okay, yesterday only I have attended one workshop related to NEP 2020. So in that workshop, they were putting lot of stress on experiential learning. Experiential learning means you are doing something and you are learning while doing that particular thing. Okay, so without further ado, let's get started with the topic friction. So what is friction? Friction क्या है? अगर हम समझना चाहिए तो what is friction? Friction is the resistance which is encountered by two surfaces. अगर मैं इसको लिखूं, it is the resistance which is encountered by a surface over another. Use it. क्या मतलब है इस लाइन का? What is the meaning of resistance? क्या लिखा है मैंने? Resistance means किसी चीज को रोकना. ठीक है, कोई चीज रुक रही है, रोकना किसी चीज को. To stop something, oppose करना, ban करना किसी चीज को, obstacle, obstruction डालना किसी चीज में. That is called as resistance. और अगर resistance होता है एक सरफेस को अगर आप दूसरे सरफेस पे रब करो, ठीक है, उसके ऊपर रब करो, उसके ऊपर पुश करो, व्हाटएवर, अगर हमें कोई काम करना है तो एक टाइप का रेजिस्टेंस हम फील करते हैं. वो रेजिस्टेंस क्या है? दैट रेजिस्टेंस इज फ्रिक्शन. समझ में आती है बात कि रेजिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, द अपोज, द ऑपोजिशन. किसी चीज को अपोज करना, मूवमेंट को अपोज करना. कोई चीज मूव करना चाह रही है आगे और आप उसको वापस उसको धक्का दे रहे हो, अपोज कर रहे हो कि नहीं, यू आर नॉट सपोज टू मूव फॉरवर्ड. दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शन. क्यों होता है ये? व्हाई डज इट हैपन? हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है क्यों हो रहा है ये? आपने एक सरफेस लिया, दूसरा सरफेस लिया, उसको मूव करना चाह रहे हैं, क्यों वो फ्रिक्शन हो रहा है? ओके, ये होता है बिकॉज ऑफ द इररेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेसेस. अब मैंने वर्ड यूज किया इररेगुलरिटीज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इररेगुलरिटीज? इररेगुलरिटीज मींस कि कोई भी सरफेस अगर आप लो और उसको माइक्रोस्कोप से देखो या बहुत ध्यान से देखो, यू विल फाइंड दैट ईच सरफेस, कितना भी पॉलिश क्यों ना हो, ईच सरफेस हैव सम सॉर्ट ऑफ ग्रूव्स. ग्रूव्स मतलब कि कुछ उभरा हुआ सापन, कोई रफनेस. ओके, कुछ ऐसा होगा हर एक सरफेस में. कोई भी सरफेस ले लो आप, ठीक है, वो ये जो ग्रूव्स होते हैं ये इस सरफेस में भी हैं और ये है सरफेस ए, ये है सरफेस बी. ठीक है, तो ये जो ग्रूव्स हैं इस सरफेस के और इस सरफेस के आपस में लॉक हो जाते हैं. ठीक है, इंटरलॉक हो जाते हैं. तो जब वो इंटरलॉक हो जाते हैं तो अगर आप इस तरफ से फोर्स लगाते हो, इफ यू आर पुशिंग, अगर आप फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये वाला जो फोर्स है वो इस तरफ लगेगा. दिस इज फ्रिक्शन. ठीक है जी. और दूसरी एक और चीज क्या है? ग्रेविटी, जो नीचे की तरफ लगती है. ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं हम. ठीक है, ऊपर वाला सरफेस का वेट जो है, उसका जो भार है, वो उसकी वजह से नीचे वाले सरफेस में क्या हो गया? इंटरलॉक हो गया. जब वो इंटरलॉक हो गया तो अब आपने पुश करने की कोशिश की. सो
ऑब्जेक्ट ए को बी पे से मूव नहीं कर सकते, उस सरफेस को मूव नहीं कर पाओगे until unless you overcome this much of friction. This is called as limiting friction or you can say the static friction. Static means कोई एक चीज स्टॉप्ड है, एक चीज दूसरे पे रखी हुई है, अब मुझे उसको स्टार्ट करना है, मूव करना है, तो क्या है वो उसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है और वो इंटरलॉक्ड है प्रॉपरली, तो मुझे उसके लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि मैं इस फ्रिक्शन को, इस इंटरलॉक को ओवरकम कर सकूं. व्हाट इज फ्रिक्शन? द इंटरलॉकिंग बिटवीन द सरफेस इज बेसिकली द फ्रिक्शन. जब आप इसको ओवरकम कर लेंगे तो क्या होगा, आप उस चीज को पुश कर पाएंगे, उस बॉक्स को पुश कर पाएंगे. सो दिस इज अबाउट फ्रिक्शन. क्या है फ्रिक्शन, क्यों होता है फ्रिक्शन? अब ये फ्रिक्शन जो है हमने देखा कि इंटरलॉक्स की वजह से होता है, ठीक है, इंटरलॉक बिटवीन द टू सरफेसेस. ओके, बिटवीन टू सरफेसेस, ये हमने देखा. अब ये डिपेंड किस चीज पे करता है? अब हमें ये सोचना है कि on which thing this friction depends. Let's study that. Let me rub it. तो ये फ्रिक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है? Let's study that friction depends upon the following factor. Number one, surface area. You say surface. Second, we can write surface area. Okay. So क्या चीज है surface? Surface मतलब हमारे पास दो टाइप के surface है. You say one is very much polished. बिल्कुल एकदम बहुत पॉलिश्ड है, उस पे कोई ग्रूव नहीं है. ऐसा नहीं कि उस पे ग्रूव नहीं है, ग्रूव होगा, but it is polished. Like you can take an example of the tiles of floor. That is a very polished surface. Another could be the rough surface. Rough surface की अगर हम बात करें, so we can take an example of ground. ग्रास उगी हुई है, पत्थर है बहुत सारे, ठीक है, ग्रेवल है बहुत सारा, रोड है, that is rough surface. So हमारे पास दो टाइप के सरफेस हैं, one is polished and other is rough surface. तो क्या होगा, जितना ज्यादा पॉलिश्ड होगा सरफेस उतना ही इंटरलॉक्स हमारे क्या होंगे, कम होंगे, तो उतना ही हमारा फ्रिक्शन भी कम होगा. सो मोर द पॉलिश्ड सरफेस लोअर विल बी द फ्रिक्शन. दूसरा अगर हम बात करते हैं रफ सरफेस की, रफ सरफेस अगर आप लो ऐसा कुछ सरफेस, अगर है आपके पास ग्रास है, ग्राउंड में जा रहे हो आपके पास ग्रास है, तो जितना ज्यादा रफ होगा सरफेस उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा. ठीक है, तो अब इससे होता क्या है? अब हम एक चीज देखते हैं कि अगर आपने कोई एक बॉल ली, ठीक है, एक बॉल हम लेते हैं, हम उसको ऐसे फेंक देते हैं बॉल को, ठीक है, हमने बॉल को फेंक दिया, वो बॉल जो है वो खुद से रुक जाती है. क्यों रुक जाती है वो खुद से? Why it stopped? उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, हमने एक बॉल लिया, उसको ग्राउंड में ऐसे फेंक दिया और थोड़ी दूर जाकर के वो रुक गई. क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से वो रुक जाती है. और वो कैसे काम करती है? अगर तो हमारे पास सरफेस होगा पॉलिश्ड तो वो बहुत दूर तक जाके रुकेगी, और अगर सरफेस होगा रफ तो वो थोड़ी दूर पे जाके रुक जाएगी. जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है कि फ्रिक्शन इज व्हाट, इंटरलॉकिंग बिटवीन द टू सरफेसेस. तो हम ये देखते हैं इस एक्टिविटी से. लेट्स वॉच इट वंस. So here we are performing the activity on the topic frictional force. Fine, whether it is a contact force or non-contact force. So we will do this activity. Now here we have Atish who is holding these two bats and making these bats slide. Okay, now Chitrani, she will just roll this ball over the bats and we'll see how much distance this ball will cover. Okay, let's go. Until the tournament can go. Yes, it has covered so much distance and it has not stopped yet. And now it has moved again. Now, okay. So this is what we say, the ball has stopped. Okay. Now we will perform the same activity in grass as well. Let's see what will happen in grass. Okay, Chitrani, with the same force, you will roll the ball. Yes.
and here it has stopped. Only one block it has covered from the bats to the सेकेंड हम लेते हैं पॉइंट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का क्या मतलब है कि आपने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, आप उसको पुल कर रहे हो अपनी तरफ, ओके, तो इस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया इज सो मच, बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो इस सरफेस ए और सरफेस बी के साथ आपस में अटैच है, तो हमें बहुत फोर्स लगेगा उसको खींचने के लिए। क्यों? बिकॉज द फ्रिक्शन इज वर्किंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑलवेज फ्रिक्शन विल ऑलवेज वर्क इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तो आपने इस तरफ मोशन करने की कोशिश करी है, इस तरफ उसको पुल करने की कोशिश की है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है इस तरफ, तो क्या है हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स अगर आप इस तरफ लगाते हो तो फ्रिक्शन जो है वो दूसरी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। So it is very difficult. At the same time, अगर हम क्या करें, इसके नीचे, इस सरफेस के नीचे अगर मैं बॉल बेयरिंग्स या कुछ पहिए लगा दूं तो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज रिड्यूस्ड। पहले वो पूरा सरफेस उसके कॉन्टैक्ट में था, अब बस इतना सा सरफेस उसके कॉन्टैक्ट में है। और हमें पता है कि अगर हमें किसी चीज को, किसी भारी चीज को मूव करना है और उसके नीचे हम व्हील्स लगा दें, पहिए लगा दें, बेयरिंग्स लगा दें, तो क्या होगा? वो हम इजीली उसको मूव कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज द सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट इज रिड्यूस्ड, कम हो गया है, ठीक है। सो एक पॉइंट आया सरफेस जो हमने देखा। दूसरा हमने ये समझा कि अगर आपका सरफेस एरिया इट इज टोटली इन कॉन्टैक्ट देयर विल बी मोर फ्रिक्शन, और अगर आप इसके नीचे कुछ व्हील्स लगा दो, ओके, तो इट विल बिकम लेस, सो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन विल बिकम लेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कितना वेट, कितनी भारी है कोई चीज, द हैवीनेस ऑफ एनीथिंग। हैवीनेस मींस कि अगर ये हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, हम इसी बॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दूं 10 kg का, सपोज इट इज ऑफ 20 kg, ठीक है, और अगर मैं 10 kg का एक और बॉक्स इसके ऊपर रख देती हूं, सपोज करो C, तो नाउ आई एम ट्राइंग टू पुल इट, व्हाट विल हैपन? फ्रिक्शन विल बी मोर। व्हाट इज फ्रिक्शन? इंटरलॉकिंग। व्हाई इट विल बी मोर? बिकॉज जितना ज्यादा भार होगा, उसी भार की वजह से, ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? इंटरलॉकिंग जो होगा और भी ज्यादा टाइट हो जाएगा। सो हमें क्या है? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू मूव एन ऑब्जेक्ट। So these are some main factors which are responsible for friction, which affects friction, ठीक है। एक और चीज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इंटरलॉकिंग का, हमने किया इंटरलॉकिंग, one more point I want to add here, इंटरलॉक। जितना ज्यादा इंटरलॉक होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि फ्रिक्शन मींस, अगर हम अब इसको एक एक्टिविटी से समझें, जस्ट वॉच दिस एक्टिविटी, हमने ये अपने एक गेम की तरह भी हम इसको खेल सकते हैं, एंड वी कैन जस्ट ट्राई दिस एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। जस्ट वॉच दिस एक्टिविटी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पावर ऑफ इंटरलॉकिंग, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, क्या चीज होती है वो। जस्ट वॉच दिस एक्टिविटी एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट। I have taken these two random notebooks. Okay, so what I will do, I will just interlock the pages as much as possible. Simple interlocking between the pages of the notebook. Okay, this is how I have done. Now after this, now if I will try to pull these two notebooks, it is really very difficult to pull. It will not come out. You can just do like this, it will not come out,
these two notebooks are stuck in each other, and I have not used any glue, any Fevicol, anything. I have not used anything in this. This notebooks, this is not coming out, as you can see here. If you have, I can show it to you. See. So this notebook is stuck. So the moment I will open the pages again, it will open like this. It will come. So I have not used any glue in this. It will come like this. So what happens here, the interlocking between the two surfaces, it become friction. Okay, and due to that friction, these two notebooks, they got stuck in each other, and this is what the friction I wanted to show you through this activity. Thank you. तो हमने इस एक्टिविटी से देखा कि जितना ज्यादा इंटरलॉक हो रहा है हमारा, जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग हम कर रहे हैं अपनी बुक्स में, उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन बढ़ रहा है. सो दैट इज अनदर फैक्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन? Friction is of mainly two types. One is called as static friction. Types क्या है इसके? One is called as static. Static means रुका हुआ. Stop. कोई चीज रुकी हुई है, आपने उसको धक्का लगाना है, उस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, that is called as static friction. एक बॉक्स है, ठीक है जी, एक बॉक्स है, ये उसके ग्रूव रहे और ये उसमें इंटरलॉक हुए हुए बिकॉज इट इज एट रेस्ट. कोई भी चीज स्टैटिक है, स्टॉप है, एट रेस्ट है, और यू कैन से रुकी हुई है, ठीक है, दैट इज स्टैटिक. तो जितना आपको इधर फोर्स, आप इसको पुल करना चाह रहे हैं, या सपोज करो आप इसे, सपोज यू वांट टू पुश इट, आप इसे पुश करना चाह रहे हो, सो द फ्रिक्शन विल वर्क इन opposite direction. You want to push it, friction will move in the opposite direction. और क्यों होगा वो इतना ज्यादा? क्योंकि it is at rest और interlocks are very, they have interlocked very well. बहुत अच्छे से इंटरलॉक हुआ हुआ है क्योंकि रेस्ट पे है ऑब्जेक्ट. उसको निकालने के लिए थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. सेकेंड टाइप है हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है इट इज मूविंग. कोई भी चीज अगर मूव कर रही है, कोई भी चीज मूव कर रही है, यू से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन, एनीथिंग व्हिच इज काइनेटिक, दैट इज समथिंग इज मूविंग. ओके, सो व्हेन वी नीड, व्हाट इज द फ्रिक्शन? व्हेन द फ्रिक्शन इज देयर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन. ये दो टाइप का होता है. वन इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग. स्लाइडिंग एज द नेम सजेस्ट, स्लाइड कर रहे हैं, फिसल रहे हैं. सेकेंड इज रोलिंग. ओके, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम देखते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस बॉक्स को मैंने स्टैटिक पोजीशन से रुका हुआ था, उसको मूव किया, ठीक है. अब जितना फोर्स मुझे इसको मूव करने में लगा पहली बार, ओके, उससे कम फोर्स लगेगा ड्यूरिंग स्लाइडिंग. क्यों? मैं इसी बॉक्स का अगर एग्जांपल ले लूं, एक बार मैंने इस बॉक्स को मूव कर दिया, पुश कर दिया, और मैं उसे लगातार पुश करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, करे जा रही हूँ, तो क्या होगा? इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिल पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम उसको लगातार फोर्स से पुश कर रहे हैं. तो इट विल नॉट बी एबल टू इंटरलॉक दैट वेल एज इट वाज ऑलरेडी देयर इन स्टैटिक फॉर्म, ठीक है, इन स्टैटिक पोजीशन. तो क्या है, इसका फ्रिक्शन होगा लेस एज कंपेयर टू द स्टैटिक फॉर्म. क्यों? क्योंकि इंटरलॉक जो है उतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि वो आपस में जुड़ पाए. वो धक्का चल ही जा रहा है, वो आपस में मिल नहीं पा रहे, जुड़ नहीं पा रहे, ठीक है, इंटरलॉक नहीं हो पा रहे, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन विल बी लेस. अब अगर आपने एक और चीज इसमें ऐड कर दी, अब अगर हम नेक्स्ट करें, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन. इसमें क्या किया आपने? यही वाला बॉक्स उठाया, इसी बॉक्स में, these are the grooves, इसी बॉक्स में हमने क्या किया? पहिए लगा दिए, व्हील्स फिट कर दिए, ठीक है. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी लेस नाउ, ठीक है. एक सरफेस का और दूसरे सरफेस का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है बहुत कम हो गया. पहले वो पूरा ही जुड़ा हुआ था, अब सिर्फ इतना पोर्शन जुड़ा हुआ है. तो हम क्या करेंगे? हल्के से उसको पुश करेंगे, हो गया बॉक्स,
ठीक है। सो द मैक्सिमम फ्रिक्शन इज ऑफ स्टैटिक, स्टैटिक इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। तो हम समझ चुके हैं कि स्टैटिक क्यों है ग्रेटर, क्योंकि बुक द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो इंटरलॉक जो है वो मैक्सिमम स्टैटिक में होता है, फिर आपने पुश किया तो कम हो गया स्लाइडिंग में, क्योंकि उसको इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिल रहा। फिर थर्ड हमने किया रोलिंग की, हमने उसके नीचे व्हील्स लगा दिए कि सरफेस एरिया ही कम हो गया, तो इट इज वेरी इजी, फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो दीज आर द मेन टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। सो लेट्स स्टडी दैट। एडवांटेज क्या है इसका, फ्रिक्शन का? फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम बोलते हैं इट इज अ नेसेसरी इवल। नेसेसरी इवल क्यों बोलते हैं हम? नेसेसरी मीन्स बहुत जरूरत है इसकी, इवल मतलब कि ये खराब है, इंपॉर्टेंट भी है मगर खराब भी है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं हम? ऐसा इसलिए बोलते हैं ठीक है, ऐसा हम क्यों बोलते हैं कि फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो, इफ वी डू नॉट हैव फ्रिक्शन, तो द वे आई एम होल्डिंग माई चॉक होल्डर आई कैन नॉट होल्ड, द वे आई एम स्टैंडिंग एंड वॉकिंग आई कैन नॉट डू। अगर एक एग्जाम्पल लें, जो स्नो होती है, स्नो पे लोग स्लाइड करते हैं, अगर वो सिंपली चलना चाहे तो क्या होता है, जो आइस हो, आइस नॉट स्नो, आइस अगर हम लें तो उसके ऊपर वॉक करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, स्लिप हो जाते हैं। अगर आप एक फ्लोर ले लो, फ्लोर के ऊपर मैं ऑयल गिरा दूं या फिर मैं डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट सोल्यूशन गिरा दूं, तो क्या होता है, हम स्लिप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरलॉक नहीं हो पा रहा है, हमारा जो शू है वो इंटरलॉक नहीं हो पा रहा है सरफेस से, तो क्या है, हम वॉक ही नहीं कर पाएंगे। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस? वी आर एबल टू होल्ड द थिंग्स, ठीक है, इट मेक्स अस, वी आर एबल टू होल्ड द थिंग्स बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। वन थिंग, वी कैन राइट, ठीक है, वी आर एबल टू राइट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूं, सपोज दिस इज माय मास्क, फाइन, अगर मैं मास्क लेती हूं और मुझे इसको नॉट लगाना है मास्क को, अगर मैं इसको, इफ आई टेक दिस और मैं इसको नॉट लगाना चाहूँ, ठीक है, सो ये मैंने नॉट लगा दिया। क्यों लगा दिया नॉट? बिकॉज इफ यू कैन सी दीज आर ग्रूव्स, ठीक है, ये रफ है, इसका जो सरफेस है इट इज रफ, सो आई वांट टू मेक अ नॉट, आई कैन मेक अ नॉट, ठीक है। और अगर मैं सेम एग्जांपल लूं अपने हेयर से, सपोज दिस इज माय हेयर एंड आई वांट टू मेक अ नॉट विद माय हेयर, लेट्स ट्राई दिस, ओके, दिस इज माई नॉट एंड द मोमेंट आई विल लीव माई नॉट, अभी मैंने इसको अच्छे से पुल कर रखा है, तो अगर मैं इसको छोड़ती हूं तो क्या होता है, लेट्स सी, इट विल ओपन ऑन इट्स ओन, वो नॉट नहीं लग पा रही है। क्यों? बिकॉज माई हेयर हैज वेरी लेस फ्रिक्शन, क्योंकि इसमें ग्रूव्स बहुत कम है, बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर है, तो इसलिए मैं नॉट ही नहीं लगा पा रही हूँ। वो जो गांठ है, जो गांठ में अभी मैंने इसमें लगाया, अपने इस मास्क के थ्रेड में लगाया, तो ऐसी गांठ मैं अपने हेयर में नहीं लगा पा रही हूँ। Why? Because there is no friction in it. So these are the advantages of friction. One more thing, all the machines, you know, जितनी भी machines हैं हमारी काम करती हैं, all the gears, they work because of friction. वो आपस में अटकता है और उसके बाद एक मशीन दूसरी मशीन को मूव कर पाती है। We can take the example of cycle brakes. साइकिल में बाइक की भी ब्रेक्स की बात करते हैं। आप उसको प्रेस करते हो तो ब्रेक्स क्यों मूव करती हैं? ब्रेक से, सॉरी, नॉट मूव करती हैं, इट स्टॉप मूविंग any object. If any object is moving, it stop the moving object. Why? Because of the friction. So these are the advantages. And if you see this thing, we cannot work. हम कुछ कर ही नहीं सकते अगर फ्रिक्शन ना हो, तो हम कोई चीज नहीं पकड़ पाएंगे, वो स्लिप हो जाएगी। आप एक ग्लास लो,
उसके ऊपर ऑयल का कोटिंग कर दो एंड यू ट्राई टू होल्ड दैट ग्लास। कभी कभी ऐसा होता है हमारे हाथ चिकने होते हैं, हमारा ग्लास गिर जाता है हाथ से, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज फ्रिक्शन जो है वो ऑयल लगा हुआ है या साबुन लगा हुआ है, आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे चीजों को। तो फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम इट हैज सम डिसएडवांटेजेस। अब क्या है डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस है द थिंग्स गॉट worn out। worn out का मतलब क्या होता है? चीजें जो है वो कट कर जाती हैं। आपके शूज जो है लगातार हम पहन रहे हैं अपने शूज को, तो क्या होता है? घिस जाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन से क्या है, आपस में रब होती है, चीज रब होते होते घिस जाती है, worn out हो जाती है, फट जाती है। एक सेकेंड इज इट प्रोड्यूस हीट और यू कैन से जनरेट हीट। तो उससे क्या है? एनर्जी वेस्ट होती है। हीट जनरेट होती है तो उससे क्या है? एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। अगर आप एक चीज करें, अगर मैं अपने हाथों को लूं, हमने देखा होगा अगर हाथों को लगातार आप ऐसे रब करो तो योर हैंड गेट वार्म, गर्म हो जाते हैं। क्यों? बिकॉज दीज हैंड्स हैव ग्रूव्स। ये हैंड जो है बिल्कुल ही पॉलिश तो है नहीं, सरफेस है, रफ है। अगर आप इसको ऐसे ऐसे रब करते हो तो वो क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। जब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हमारा क्या है? एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। और ये हाथ के लिए तो हम यूज करेंगे, चलो सर्दी हुई हमने रब किया और वी फील वार्म। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मशीन्स तो क्या होता है? एनर्जी वेस्ट होती है। उससे क्या होता है? मशीन्स पे फर्क पड़ता है एंड इट एफिशिएंसी ऑफ मशीन इट रिड्यूसेस। और उससे क्या होता है? बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है तो कभी कभी ब्लेड भी टूट जाते हैं, गियर्स भी टूट जाते हैं। तो यस, इट इज समटाइम्स वी हैव सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ दिस फ्रिक्शन। But yes, as we already said, friction is a necessary evil. हम friction के बिना we cannot imagine our life. Okay? So there are some pros and cons of friction which we have studied, advantages and disadvantages. अब हम इन advantages और disadvantages को overcome कर सकते हैं by reducing the friction and increasing the friction. जहां पे हमें जरूरत है फ्रिक्शन की, हम वहां पे फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, और जहां पे हमें फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, हमें कम से कम चाहिए फ्रिक्शन, वहां हम रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लेट्स जस्ट स्टडी वंस। ओके, तो अगर हमें रिड्यूस करना है फ्रिक्शन को, ठीक है जी, फ्रिक्शन को अगर हमें करना है रिड्यूस मतलब कि हमें इसे कम करना है, ठीक है, हमें फ्रिक्शन को कम करना है। एंड वन इज टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, हमें इसको बढ़ाना है, ठीक है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ठीक है। बड़ी सारी चीजें हैं जहां पे हमें इंक्रीज करना पड़ता है फ्रिक्शन को, कहीं कहीं हमें डिक्रीज करना पड़ता है। डिक्रीज किस केस में करना पड़ेगा, रिड्यूस किस केस में करना पड़ेगा? जब हमारी मशीन्स की बात होती है। तो अगर आपने देखा होगा वी पुट ऑयल, ग्रीस, है ना, मींस ल्यूब्रिकेंट्स। ल्यूब्रिकेंट्स को हम यूज करते हैं इन द गियर्स, और जो भी मशीन के पार्ट्स होते हैं, जो जॉइन होते हैं, वहां पर हम लोग यूज करते हैं ऑयल को, ग्रीस को यूज किया जाता है टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। क्यों? क्योंकि एक ऑयल का कोटिंग आ जाएगा टू सरफेसेस के बीच में, तो इंटरलॉक जो है वो कम होगा। सो दैट इज हाउ वी कैन रिड्यूस इट। एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है नंबर 2, अगर मैं कैरम हम सब खेलते हैं, बहुत सबने खेला होगा कैरम। तो कैरम का जो स्ट्राइकर होता है उसको मूव करने के लिए कैरम बोर्ड पे हम एक टैल्क यूज करते हैं। टैल्क मतलब पाउडर यूज करते हैं ताकि वो एकदम अच्छे से स्लिप होता जाए, स्लाइड होते जाए। क्यों? बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। थर्ड थिंग हम क्या कर सकते हैं? वी यूज बॉल बेयरिंग्स। बॉल बेयरिंग क्या होता है? एक बॉल है, इट रिड्यूसेस द कॉन्टैक्ट, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस। Okay, because we know this thing that friction is a contact force. It is a type of contact force. It is totally, all over. अगर हम करें अलग ही क्लास हो जाएगी. When we have to discuss about force, contact force and non-contact force. So friction is a type of contact force. तो जो area of contact है ball bearing में कम हो जाता है. कैसे हो जाता है? I will show you now through this small clip. Here you can see ball bearing. This is used to decrease the friction.
here we have some balls which is attached here. It will reduce the surface area between this surface and this surface, so the friction will become less. देखा कि बॉल बेयरिंग जो है वो कैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो जाता है और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव टू इंक्रीज द फ्रिक्शन. अब बड़ी सारी चीजें होती हैं जहां पे हमें इंक्रीज करना पड़ता है फ्रिक्शन को. तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, वी मेक द ग्रूव्स. ग्रूव्स कह लो, रिजेस कह लो, रफनेस कह लो. कहां पर देखा है आपने? आपने टायर्स देखे होंगे अपनी गाड़ी के, ठीक है. चप्पल्स देखी होंगी, चप्पल्स जो स्लीपर हम पहनते हैं अपने घर पे. अगर हमारी जो स्लीपर है, चप्पल जो हम लोग बाथरूम स्लीपर जिसको बोलते हैं, वो नीचे से घिस जाती है, ठीक है, वो बिल्कुल ही प्लेन हो जाती है. तो फिर हम क्या करते हैं, फिसलते हुए घूमते हैं. कभी कहीं पे थोड़ा सा पानी पड़ा है तो वहां स्लिप हो गए, है ना, कोई चोट लग जाती है. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके नीचे जो रिजेस थे, जो ग्रूव्स थे, वो सारे घिस गए, वो सब वॉर्न आउट हो गया है. तो उससे क्या हुआ है, ग्रूव्स जब रिमूव हो गए तो इट स्लिप होना शुरू हो गया, बिकॉज देयर इज इंटरलॉकिंग इज वेरी लेस. ठीक है, जब इंटरलॉक नहीं हुआ तो फ्रिक्शन ज्यादा हो गया. ठीक है, सॉरी, इंटरलॉक नहीं हुआ तो फ्रिक्शन कम हो गया. सो उसकी वजह से क्या हुआ, तो हमारे पास जब फ्रिक्शन कम हो गया तो हम वॉक नहीं कर पा रहे प्रॉपरली. वन थिंग. सेकेंड इज यू मस्ट हैव सीन नेल्स इन शूज. ठीक है, जो नेल्स हैं, शूज, जो प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, दे हैव द शूज विच हैव प्रोमिनेंट pointed nails, so that when they run, जब वो भाग रहे हैं, जब वो ग्राउंड पे भाग रहे हैं, रोड पे भाग रहे हैं, कहीं पे रन कर रहे हैं, they are just running for some competition or something, तो उनका जो ग्रिप है ग्राउंड से वो बना रहे. So that is we add nails. और as we have already talked, टायर्स में हम ग्रूव्स होते हैं क्योंकि वो रोड के ऊपर अच्छे से मूव कर सके. अगर आपने ट्रैक्टर के टायर्स देखे होंगे, ट्रैक्टर के टायर्स में बहुत बड़े बड़े ग्रूव्स होते हैं, बड़े रिजेस होते हैं, सो दैट इट कैन मूव इन मड. जब गीला होता है, जब हम प्लोइंग कर रहे होते हैं, तो वी नीड दैट प्लोइंग, इन दैट वी नीड दैट ट्रैक्टर्स. सो दे हैव टू the tractor when it is moving, it needs to have a good grip. तो वो इसीलिए होता है, so that we can increase the friction. So किसी भी चीज का अगर हमें friction increase करना है, what we do, we make the surface rough, so that the friction will increase and we are able to use it in a positive manner. So that is all about the friction which we see, which we experience in the solid particles, solid object, and whatever thing is solid. There is another type of friction we have, which we see or we experience in liquids and in air. So that is called as fluid friction. Fluid friction का ज़्यादा नहीं है हमारे पास, but still it's a small model, so let me just discuss it. फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है, हम इसे बोलते हैं ड्रैग. ठीक है, इसको हम स्पेशली वर्ड यूज करते हैं ड्रैग. अब जब हम पानी में होते हैं, ठीक है, तो पानी में अगर कोई चीज मूव कर रही है, तो अगर आप इस साइड मूव कर रहे हो तो द ड्रैग विल कम फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वो आपको मूव करने में अपोज करता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज ड्रैग. The same thing you take example in air. अगर आप in air if you are moving, अगर आपने देखा होगा एरोप्लेन जब वो मूव करते हैं तो it face air resistance. ठीक है, that air resistance is also there, and if you have seen when fighter jet, it moves at a very fast speed and it creates so much sound. शाम करके एकदम साउंड आती है. Why? Because there is so much air resistance. Okay, so that is also a type of friction. अब उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, वी मेक स्ट्रीमलाइन शेप. स्ट्रीमलाइन शेप हम एक यूज करते हैं. अगर आपने देखा होगा हमारी फिश जो होती है उसकी शेप ऐसे होती है. ठीक है, आप ले लो हमारा एरोप्लेन है, बर्ड्स है. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, द ऑब्जेक्ट हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन एंड इट इज फेसिंग द फ्रिक्शन, or you say the drag. I will say the word drag.
So this is drag. ठीक है, तो जो स्ट्रीमलाइन शेप होती है उसमें ड्रैग मिनिमम होता है. If you take an example of a cube, this cube it experiences maximum drag. ये जो सर्कल मैं बना रही हूँ इसका मतलब है कि ये पीछे की तरफ इसको खींच रहा है. It is trying to move in this direction. The object is trying to move in this direction, and this is pulling it in backward direction. Okay, and one more shape. If you see, I have taken this circle. Circle का जो drag है वो थोड़ा कम होता है, ठीक है. So it can still it can move. So this is called as drag. और इसको हम कैसे reduce कर सकते हैं? This is have maximum, this has medium, and this is have minimum. So that is why if you have ever seen the ships, they have streamline shape, birds they have streamline shape. जो natural things होती है, जब octopus को move करना होता है तो वो streamline shape में move करता है. Why? Because this it experiences the fluid friction which is named as drag. तो वो minimum हो जाता है streamline shape में. ठीक है, streamline shape में वो minimum हो जाता है. ठीक है. So this was the small topic I thought just to discuss it once. So that is all about the friction. I hope you have understood this topic well. I know it's a bit long video, but right now we have exams. The children, they are preparing for exams, and I want all of you to just go through this video. Within half an hour you will be able to understand the whole huge topic of friction for grade 8. Thank you very much. Please like, subscribe and share my video. Thank you.